हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारे सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड मैकेनिक्स, और जिसे हम सोम के नाम से भी जानते हैं, उसमें हमारा ये फ्लेक्चर फार्मूला और बेंडिंग फार्मूला, जिसमें हम ये कंप्लीट सॉल्यूशन डिराइव करके लाते हैं। M/I equals to sigma B by Y. Here sigma B denotes that bending stress equals to E by R. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस डेरिवेशन को हमें कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कुछ एजम्पशंस होंगे। जो एजम्पशंस हमारे इस पूरे डेरिवेशन के लिए, ये एजम्पशंस हमें लेके पूरे डेरिवेशन को सॉल्व करना होगा। जैसे कि मटेरियल ऑफ द बीम शुड बी होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। हमारा बीम का जो मटेरियल होगा वो आइसोट्रोपिक नेचर का होगा और होमोजेनियस होगा। सेकंड में देख सकते हैं बीम शुड बी इनिशियली स्ट्रेट। हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो बीम है वो इनिशियली स्ट्रेट है, और द मटेरियल ऑफ द बीम शुड फॉलो हुक्स लॉ। दैट मीन्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। वी नो दैट हुक्स लॉ। और हम ये भी देखेंगे कि सेल्फ वेट ऑफ द, इसमें हम ये कंसिडर करेंगे कि सेल्फ वेट ऑफ द बीम की सेल्फ वेट जो होगी वो हम कंसिडर इसमें नहीं करेंगे, इसे हमें कंसिडर नहीं करना। बीम इज प्रिज्मेटिक, मतलब डायमेंशन ऑफ द बीम वो थ्रू आउट द लेंथ होमोजीनियस होगा। और पॉइजन्स रेशियो का इस डेरिवेशन में हमारा पॉइजन रेशियो का इफेक्ट जीरो, मतलब हम ये मान के चलेंगे कि पॉइजन रेशियो का इफेक्ट हमारा जीरो आने वाला है। तो चलिए हम ये अब अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा डेरिवेशंस के लिए हम अब पहले ये देखते हैं कि हमने एक बीम कंसीडर किया है, जिसमें पहले आप ये पोर्शन पे ध्यान दीजिए। हमने एक बीम कंसीडर किया जिसमें x डिस्टेंस पे मैंने एक dx लेंथ को क्रॉस सेक्शन माना है, जिसमें मैंने न्यूट्रल प्लेन से y डिस्टेंस पे एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लिया है EF, देख सक रहे होंगे। और इसी बीम का ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। क्रॉस सेक्शनल व्यू जैसे न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पे हमारा ये एलिमेंट्री स्ट्रिप है, और इस बीम की जो विड्थ है वो b मैंने लेट किया है। आप यहाँ पे w भी लेट कर सकते हैं, और इसकी हाइट मैंने h लेट किया है। तो ये जो कंडीशन है ये हमारा बिफोर बेंडिंग का कंडीशन है। दैट मीन्स हमारा इस टाइम हमारा जो बीम है वो बेंड नहीं हुआ है। तो अगर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं तो हमारा बीम जैसे ही बेंड करता है तो हम ये देख सकते हैं कि आफ्टर बेंडिंग हमारा बीम जो आफ्टर बेंड हुआ है तो हमारा मूवमेंट इसके अपोजिट एक्ट कर रहा है। तो ये इस डायरेक्शन में सैगिंग हुआ। तो हमारा जो सैगिंग हुआ, तो हमने जो इसमें एलिमेंट्री स्ट्रिप इसके x डिस्टेंस पे लिया था, इसके दोनों क्रॉस सेक्शन में किसी एक सर्टेन पॉइंट पे जाके मिलेंगे, क्योंकि वो बेंडिंग कंडीशन में है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो मिलेंगे नहीं, वो कुछ तो दूरी होगी जिस पे उनका ये सेंटर पॉइंट हमें मिलेगा। तो हमारा जो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आफ्टर बेंडिंग हमारा अगर ये सेंटर पॉइंट पे मिलता है तो हमारा सेंटर पॉइंट से जो न्यूट्रल प्लेन ऑफ द बीम है, सेंटर पॉइंट से हमारा न्यूट्रल प्लेन ऑफ द बीम है, यहाँ से यहाँ की दूरी तो रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस हमने r से माना है, और अगर हम यहाँ सेंटर पॉइंट से इस एलिमेंटल स्ट्रिप की दूरी ले तो हमारा ये डिस्टेंस y था, और पहले से हमारे पास r था। तो यहाँ से यहाँ की दूरी हमारे पास आ गई r प्लस y। तो चलिए हम निकालते हैं स्ट्रेन इन एलिमेंट्री स्ट्रिप। तो हम ये निकालेंगे कि हमारा इस जो एलिमेंटल स्ट्रिप के पोर्शन में हमारा कितना स्ट्रेन आ रहा है। तो स्ट्रेन का तो सिंपल डेफिनेशन हम जानते हैं कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन को जैसे हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं
ई डैश एफ डैश माइनस ई एफ अपॉन ई एफ। ये कैसे हुआ? हमारा एलिमेंटल स्ट्रिप पे हम निकाल रहे स्ट्रेन, तो हमारा आफ्टर बेंडिंग जो हमारा कंडीशन है, स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ई डैश एफ डैश माइनस ओरिजिनल ई एफ अपॉन ई एफ। अब ये कैसे आया समझते हैं। सिंस ई एफ इक्वल्स टू जी एच इक्वल्स टू जी डैश एच डैश इक्वल्स टू, हम आर थीटा यहाँ पे निकाले हैं, यहाँ से यहाँ इस एंगल को हम आर थीटा लेते हैं, जी डैश एच डैश। अगर हम ये जी डैश एच डैश की आर्क निकालते हैं तो आर्क की हम जानते हैं, अगर हमें आर्क निकालने हैं तो वहाँ से जो रेडियस है और वो एंगल है उसकी मल्टीप्लिकेशन हमारा वो आर्क देती है। ओके। और हमारा जब आफ्टर बेंडिंग हुआ तो ई डैश एफ डैश इक्वल्स टू, अब फिर हमारा जब ये बेंड हो गया तो यहाँ से यहाँ की दूरी हमारी क्या हो गई? आर प्लस वाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस थी वाई, इसलिए यहाँ से कंप्लीट हमारे स्ट्रिप की दूरी क्या हो गई? आर प्लस वाई। इसलिए हमारा ई डैश एफ डैश इक्वल्स टू आर प्लस वाई इंटू थीटा। हम इसकी आर्क निकाल रहे हैं, तो हमारे इसकी आर्क क्या हो गई? यहाँ से यहाँ की दूरी आर प्लस वाई इंटू एंगल हमने लेट किया थीटा। ओके। नाउ पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज इन इक्वेशन, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। स्ट्रेन इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे देखा ई डैश एफ डैश, तो यहाँ पे हम ये पुट कर देंगे आर प्लस वाई इंटू थीटा माइनस ई एफ इक्वल्स टू आर थीटा अपॉन आर थीटा। चलिए अब इसे हम खोल देते हैं इक्वल्स टू, अब ये अंदर जाके इनटू में आ जाएगा, प्लस वाई थीटा माइनस आर थीटा अपॉन आर थीटा। तो हमारा ये प्लस में है, ये माइनस में, दोनों कट जाएगा। तो हमारा फाइनल ये एप्सिलॉन बन के क्या आएगा? वाई थीटा अपॉन आर थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन आर, जिसे हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल्स टू वाई अपॉन आर। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हम जानते हैं स्ट्रेन इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन मॉड्यूलस ऑफ, या तो यंग्स मॉडुलस। सिंस सिग्मा इज इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग, और E इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल। ओके। अब हम इसे इक्वेशन, पहले हमने क्या माना था? 2, तो हमारा ये इक्वेशन हो गया 3। अब फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 we get sigma by E equals to y by r। तो इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल्स टू E by r इंटू
वाई, ये लिख सकते हैं। इस कंडीशन में हम ये देख सकते हैं, कि स्ट्रेस सिग्मा हमारा जो वो फंक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई के। मतलब इसका मतलब ये हमारा अगर स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारा वाई भी बढ़ेगा, अगर हमारा स्ट्रेस घटता है तो हमारा वाई भी घटेगा। वाई मीन्स हमारा डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल प्लेन से हमने जो वाई डिस्टेंस लिया था, या तो अपर या तो नीचे या तो ऊपर, तो हमारा जितना वाई ये इंक्रीज करेगा उतना हमारा स्ट्रेस भी इंक्रीज करेगा। चलिए इसे हम डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। तो एक डायग्राम के हेल्प से समझ लेते हैं। ये हमने एक बीम बना लिया, ठीक है। इस बीम की ये न्यूट्रल प्लेन आ जाएगी, ठीक है। अभी हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमारा y जितना इंक्रीज करेगा हमारा स्ट्रेस उतना बढ़ेगा। तो हम यहाँ से स्ट्रेस को ऐसे करके दिखा सकते हैं। और इसको ऐसे करके शो कर सकते हैं। ये हमारा एक तरीका होता है स्ट्रेस दिखाने का, स्ट्रेस शो करने का। हमारे बीम पे हमारा जहाँ पे हमारा y 0 होगा वहाँ पे हमारा स्ट्रेस भी 0 होगा। ये टॉप फाइबर है बीम का, ये बॉटम फाइबर है, ये टॉप फाइबर है। और हमारा दिखाने का ये भी तरीका हो सकता है। अगर हमें टेंसाइल दिखाना है तो हम यहाँ से अपोजिट दोनों को शो कर सकते हैं। ये हमारा कंप्रेसिव शो करेगा और ये हमारा कंप्रेसिव शो करेगा, ये हमारा टेंसाइल शो करेगा। ये हमारा टेंसाइल नेचर, ये कंप्रेसिव नेचर। तो इस फिगर को हम नाम दे सकते हैं बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, BION on the beam। ओके। और हम कह सकते हैं एट बॉटम दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू h/2। ये हमारा देगा सिग्मा मैक्सिमम विच में बी टेंसाइल और कंप्रेसिव, में भी पॉजिटिव नेगेटिव। और एट टॉप, ये हमारा टॉप सरफेस, जैसे ये हमारा टॉप फाइबर, ये हमारा बॉटम फाइबर। ये एट बॉटम, यहाँ से यहाँ हमारी जितनी हमारी वाई ये बढ़ती जाएगी, तो मैक्सिमम हमारा हाइट जो है बीम का वो h है। तो यहाँ सेंटर पॉइंट पे तो हमारा स्ट्रेस है 0, तो हमारा यहाँ से यहाँ की दूरी हमारी क्या है h/2। ऊपर की भी देखें तो h/2। तो हमारे y इक्वल्स टू h/2 होगी, तो वो सिग्मा मैक्सिमम वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। वो नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो टेंसाइल है या कंप्रेसिव है। ये हमारा देगा हम इस कंडीशन से हम देख सकते हैं कि ये अगर वो सैगिंग हो रही है तो हमारा टॉप फाइबर पे कंप्रेसिव लगेगा, इसीलिए टॉप पे मैंने ये निगेटिव कंप्रेसिव को मैंने निगेटिव से शो किया है। ओके, चलिए अब फिर हम उस अपने फिगर पे आ जाते हैं। हमारा फिगर पे हम ये देखते हैं कि हमारा ये एलिमेंट्री स्ट्रिप है। तो इस एलिमेंटल स्ट्रिप पे हमारा एलिमेंटल स्ट्रिप पे हमारा जो फोर्स लगेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन
एक्टिंग, अगर वो बेंड हुआ है तो कुछ उस पर फोर्स भी आएगा। एलिमेंट्री स्ट्रिप, तो फोर्स एक्टिंग ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप, तो हमारे ये फोर्स पूरे बीम पे नहीं लग रही है, तो वो पूरे बीम पे नहीं लग रही है, इसकी मतलब उसकी वो सिर्फ एलिमेंटल स्ट्रिप पे लग रही है। तो इसके लिए हमारा एफ जो फोर्स है वो हम डी एफ लिख सकते हैं। डी एफ इक्वल्स टू मतलब फोर्स इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू एरिया, अगर पूरे बीम की नहीं ले रहे हैं, एलिमेंटल स्ट्रिप की ले रहे हैं, इसलिए डी है। डी ए हम लिख सकते हैं एलिमेंटल एरिया, एलिमेंटल एरिया। डी एफ भी लिख सकते हैं हम एलिमेंटल फोर्स, और सिग्मा इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम स्ट्रेस, स्ट्रेस इंड्यूस्ड। ओके, तो अब हम अगर इसे आगे और सॉल्व करें तो डी एफ इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे अभी निकाला था ये फॉर्मूला, सिग्मा इज इक्वल्स टू ई बाई आर इंटू वाई। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं सिग्मा इज इक्वल्स टू ई बाई आर इंटू वाई इंटू डी ए। ओके, अब अगर हमारे बीम में फोर्स इंड्यूस हुआ है तो कुछ रेजिस्टिंग मूवमेंट भी इंड्यूस हो रही होगी, तो उसी रेजिस्टिंग मूवमेंट को इंड्यूस को अब हम देख रहे हैं। तो हमारा रेजिस्टिंग मूवमेंट अबाउट द एक्सिस। ओके, तो रेजिस्टिंग मूवमेंट अगर हमारा सिर्फ हम एलिमेंटल के लिए ले रहे हैं, MTR एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए ले रहे हैं, तो हमारा मूवमेंट M वो हमारा DM लिख सकते हैं हम उसे। तो DM इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है y इंटू हमारा फोर्स क्या लग रहा था DF। हम मूवमेंट का इक्वेशन जानते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमारा डिस्टेंस तो y है और फोर्स उस एलिमेंटल स्ट्रिप पे DS लग रहा है। तो हम इसे अगर और एक्सपेंड करें तो y तो हमारा ऐसा ही रह गया, DF हमने अभी यहाँ पे जस्ट DF यहाँ से निकाला है, DF, तो DF की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ओके, तो DF की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो E बाई आर इंटू वाई इंटू डी ए, तो DM इक्वल्स टू हमारा y इंटू हो जाएगा E बाई आर इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी ए। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं टोटल रेजिस्टिंग मूवमेंट। अब ये तो हमने सिर्फ एक एलिमेंटल स्ट्रिप के लिए निकाला, और अगर पूरे बीम के लिए निकालना है तो हम निकालेंगे टोटल रेजिस्टिंग मूवमेंट ऑन द बीम। ओके, टोटल रेजिस्टिंग, ये तो हमने अभी तक जितना भी फोर्स निकाला, रेजिस्टिंग मूवमेंट निकाला, वो सिर्फ स्ट्रिप के लिए नहीं निकाला। अब जो हम निकालने जा रहे हैं वो टोटल रेजिस्टिंग मूवमेंट के लिए निकालने जा रहे हैं, दैट मीन्स पूरे बीम के लिए निकालने जा रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dm इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e बाई आर इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी ए। ओके, m इक्वल्स टू e बाई आर तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसे हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए। ओके, वेयर इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं वेयर इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए, इसे हम क्या कह सकते हैं, इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, जिसे हम I भी कह सकते हैं। ये आप लोगों ने मैकेनिक्स पे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। ओके, तो बाय द हेल्प ऑफ दिस वी कैन राइट
m इक्वल्स टू e बाई r इंटू आई। कोई दिक्कत? ओके, तो अब हम इस i को इसके नीचे ले आते हैं। m बाई आई इक्वल्स टू e बाई r। ये हमारा एक रिलेशन और निकल के आ गया। ओके, इस रिलेशन के पहले हमने यहाँ पे देखा था, इससे पहले कि हमने एक यहाँ पे ये रिलेशन निकाल के रखा था। इसे हम इक्वेशन a मान लेते हैं। ओके, इसे हम इक्वेशन b मान लेते हैं। ओके, अब बाय कंपेयरिंग या तो बाय एडिंग या फ्रॉम इक्वेशन a q and इक्वेशन a and इक्वेशन b, we can write that sigma by e इक्वल्स टू, सॉरी, ये हमारा इक्वेशन देखा। हमने जो इक्वेशन यहाँ पे देखा था वो हमारा इक्वेशन आ रहा था सिग्मा बाई वाई इक्वल्स टू ई बाई आर। ओके, ये हमारा इक्वेशन ए। अब बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन और हमने एक इक्वेशन और बी डिराइव किया है। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, इक्वेशन ए हमारा क्या है, सिग्मा बाई वाई इक्वल्स टू ई बाई आर, और फिर इस इक्वेशन के हेल्प से हम लिख सकते हैं ई बाई आर इक्वल्स टू एम बाई आई। ओके, तो हम इस इक्वेशन को देख सकते हैं कि हमारा फाइनल इक्वेशन m बाई आई इक्वल्स टू सिग्मा को हम सिग्मा बी लिख सकते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस, सिग्मा बी बाई वाई इक्वल्स टू ई बाई आर। ओके, दिस इज आवर फ्रैक्चरल फार्मूला और दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, जहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर सिग्मा बी इक्वल्स टू बी एंड बेंडिंग stress, r is equals to radius, e is equals to Young's modulus, ओके। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो या कुछ न्यू जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।